हाय दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी लेकर आई हूँ जिसने 150 से भी ज़्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस भी अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। ये कहानी है जोडिया मूवी की, जो 2007 में रिलीज़ हुई थी और डेविड फिंचर के द्वारा डायरेक्टेड थी। ये कहानी पूरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्रेस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। एकमात्र एक ऐसी कहानी है जिसमें आप आयरन मैन, हल्क और मिस्टीरियो को साथ में देख पाओगे। कहानी की शुरुआत होती है 4 जुलाई 1969 वेलिगो सिटी में। ये कहानी है डार्लिन नाम की एक औरत की, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रही होती है, जिसके लिए डार्लिन अपने बॉयफ्रेंड को पिक करती है और दोनों निकल जाते हैं एक पहाड़ी की सुनसान जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो। दोनों बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते उन्हें बहुत देर हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि उनके साइड से एक ब्लैक कलर की कार गुजरती है। वो ब्लैक कलर की कार उनको देखकर उनके साइड से निकल जाती है, लेकिन 10 मिनट बाद वो ब्लैक कार फिर से आती है और उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। फिर उससे एक आदमी बाहर निकल कर आता है। वो कुछ समझ पाते कि उससे पहले वो उन दोनों को शूट कर देता है। फिर वो किलर खुद पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि मैंने इस जगह पर दोनों लोगों को पार्किंग में शूट किया है। इसके साथ साथ वो किलर लास्ट ईयर के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर लेता है। अब कहानी आती है सैन फ्रांसिस्को की। 4 हफ्ते बाद हम रॉबर्ट ग्रे स्मिथ नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर ऑफिस जा रहा होता है। रॉबर्ट क्रैनिकल नाम के एक न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट का काम करता है। अब इनके ऑफिस में सभी की मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग के दौरान इन्हें सीरियल किलर का एक लेटर आता है। इस लेटर में उस सीरियल किलर ने डार्लिन की मौत की सारी डिटेल्स दी होती है, ताकि उसको पढ़कर उन्हें उस सीरियल किलर पर ट्रस्ट हो सके। इस मीटिंग में हम आयरन मैन यानी पॉल को भी देखते हैं, जो एक क्राइम रिपोर्टर है। अब यहाँ इस किलर ने लेटर के साथ साथ एक एनकोडेड मैसेज भी भेजा होता है, जो सिंबल की फॉर्म में था। किलर चाहता था कि वो इस इनक्रिप्टेड मैसेज को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे, जिसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा, ये उसने बोला था। नहीं तो इस वीकेंड वे दर्जनों भर लोगों को मार देगा। जब रॉबर्ट इस लेटर को देखता है तो वो बताता है कि अगर हमने पजल को छाप भी दिया तो वो किलर खुद की आइडेंटिटी रिवील। इसी के साथ साथ सीरियल किलर की काफ़ी सारी चीज़ें वो लेटर के अनुमान पे लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी रॉबर्ट की बात को सीरियस नहीं लेता। उसी के साथ साथ वो लेटर एफबीआई में भेज देते हैं और एफबीआई के लोग इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। किसी को भी इसका जवाब नहीं मिलता। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको ये लेटर पेपर में छाप देना है। और अगले दिन फ्रंट पेज पर ये लेटर छपा हुआ आ जाता है और एक कपल जो हिस्ट्री टीचर है, वो इस पजल को करके पेपर को तुरंत कॉल करते हैं। अब यहाँ पर पॉल देखता है, जो भी अनुमान रॉबर्ट ने लगाया होता है वो सारे बराबर है, इसीलिए ये दोनों ही केस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पॉल, जो उसकी खुद की रिसर्च होगी और जो रॉबर्ट की रिसर्च होगी, दोनों वो पेपर में एक आर्टिकल में रिलीज़ करेगा। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। उस किलर को अभी तक पकड़ नहीं पाई थी और तभी पुलिस वालों को एक न्यू लेटर मिलता है। यहाँ पर किलर ने खुद का नाम जोडिया बताया था। हाल ही में हुए एक और मर्डर के बारे में लिखा होता है। वो बताता है कि 27 सितंबर में नेपा पोली जैसी एक जगह है, वहाँ पर एक कपल लेक के किनारे पिकनिक पर बैठे हुए थे। तभी देखते हैं कि वहाँ पर किलर पहुँच गया। उसके हाथ में गन थी और उसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था। उस कपल को लगता है कि ये चोरी करने के इरादे से आया है, इसीलिए उसकी दिशा में सारे पैसे फेंकते हैं। लेकिन वो किलर बताता है कि वो प्रिजन से भागा हुआ है, उनके कार की चाबी चाहिए और ये दोनों भी उसको चाबी दे देते हैं।
और उसके बाद वो किलर उन दोनों के हाथ बांध देता है और नाइफ से उनको स्टैब करने लगता है और फिर खुद ही पुलिस को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। दोनों में से जो लड़का था वो बच जाता है। ये जानकारी लेटर में खुद किलर ने ही दी होती है और इसके साथ साथ उसने कुछ लाइंस लिखी थी जिसमें लिखा होता है कि द मोस्ट डेंजरस ऑफ टाइम इज़ ह्यूमन। अब ये लाइन रॉबर्ट के दिमाग में रह जाती है और वो लाइब्रेरी की ओर जाता है। वहाँ से एक पुरानी किताब लेकर आता है और वो पॉल से कहता है जो इस लास्ट लाइन का मतलब है द मोस्ट डेंजरस गेम। ये एक मूवी में से लिया गया है। इसमें किलर अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मारता है। उस मूवी का जो किलर है उसका नाम भी जेड से स्टार्ट होता है। अब ये सारी चीज़ें पॉल अपने आर्टिकल में छाप देता है। अब यहाँ के आसपास के सारे एरिया में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस दिन रात अपना काम कर रही थी। अब 2 हफ्ते बाद वो किलर एक टैक्सी ड्राइवर को शूट करता है। इस बार वो पुलिस को खुद कॉल नहीं करता बल्कि एक लेडी पुलिस इसका रिपोर्ट कराती है। और हम यहाँ डिटेक्टिव देव और डिटेक्टिव आर्मस्ट्रॉन्ग को देखते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। सैन फ्रांसिस्को शहर में ये पहला मर्डर था। पहले के 2 मर्डर अलग अलग जगह से थे। अब यहाँ सीन पर 2 बच्चे थे जिन्होंने उस सीरियल किलर को देखा था। उनके अकॉर्डिंग वो किलर 5 फुट 11 इंच था और वाइट मैन था। उसने स्पेक्स लगाए हुए थे। अब इस मर्डर के अगले दिन ही क्रॉनिकल टाइम्स को एक लेटर आता है जिसमें किलर ने ड्राइवर का खून से सना हुआ पता भेजा हुआ होता है और लिखा था कि पुलिस कितनी बेवकूफ़ है कि वो लोग मुझे पकड़ सकते थे, लेकिन रात भर मैं पास वाले पार्क में बैठा था। पर उस लेटर के आखिरी में जोडिया ने लिखा था कि नेक्स्ट टाइम वो एक स्कूल बस को टारगेट करेगा। क्रॉनिकल वाले ये लेटर देव को देते हैं। ये सुनकर देव काफ़ी हैरान होता है क्योंकि अभी तक उसको लग रहा था कि कैब ड्राइवर का एक मामूली केस है, लेकिन जोडिया ने ये किया है। यानी शहर में ये सीरियल किलर आया हुआ है। उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ने वाला था। अब ये लोग सारे लेटर्स को लेकर प्रोफेशनल से जांच करवाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये लेटर्स एक ही इंसान ने लिखे हैं। अब इनके पास यहाँ कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो इस वाली खबर को टीवी में रिलीज़ कर देते हैं। अब अगले दिन पूरे डिपार्टमेंट इस केस पर काम करने में लग जाता है और ये लोग नापा काउंटी और वेलेरो दोनों जगह पर कॉल करके वहाँ पर मर्डर्स की डिटेल लेते हैं और इन्हें डार्लिन के केस के यहाँ पर किलर के फुटप्रिंट मिले थे जिससे पता चलता है कि किलर ने 10 नंबर के शूज़ पहने थे और वो शूज़ केवल मिलिट्री कैंप में ही मिलते हैं। इस इंसिडेंट्स के 12 घंटे बाद 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और देव से मिलकर उसे बताते हैं कि उन्हें मर्डर साइट के 3 ब्लॉक छोड़कर एक आदमी को देखा था। शायद वही जोडियाक रहा होगा, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाए। अब देव स्केच वालों को बुलाकर तुरंत उसका स्केच निकलवाता है। अब देखते ही देखते अक्टूबर महीना आता है। अचानक देव को कॉल आता है कि एक मशहूर टीवी चैनल को जोडियाक ने कॉल किया है और उसने कहा है कि कल सुबह के मॉर्निंग शो में वो कॉल करेगा, लेकिन उसे होस्ट जिम के साथ साथ जाना माना सेलिब्रिटी लेयर मेल्विन बेली भी शो पर चाहिए, तभी वो बात करेगा। देव और उसका पार्टनर मेल्विन को सुबह 5 बजे उठाकर स्टूडियो लेकर आते हैं। इसके बाद शो लाइव होने से पहले ही जिम और लॉयर को मिलकर बताते हैं हमें किलर का कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 15 मिनट लगेंगे, इसलिए तुम दोनों तब तक उसको लाइन पर ही रखना। अब शो शुरू होता है जहाँ पर ये शो क्रॉनिकल वाले भी देख रहे होते हैं। अब जोडिया का कॉल आता है और वो कहता है कि वो काफ़ी डरा हुआ है और उसके सर में बहुत ही दर्द होता है। ये माइग्रेन रोकने के लिए ही वो लोगों को मारता है और तभी वो किसी का मर्डर करने के लिए जाता है। अब मेल्विन और जिम उसे अपनी बातों में उलझाए रखते हैं, लेकिन जोडिया काफ़ी चालाक था। वो 15 मिनट होते ही
उससे पहले ही फ़ोन कट कर देता है और उसके बाद वो वापस दूसरा कॉल करता है और फिर वो मेल्विन को बताता है ये प्रॉब्लम मुझे तब से शुरू हुई जब मैंने एक बच्ची को मारा था। अब मेल्विन उसे कहता है कि मैं मिलकर तुम्हारी मदद करूँगा। तब ज़ोडियाक भी मान जाता है और कहता है 15 मिनट में तुम सेंट मैरी चर्च के पास आ जाना। मेल्विन के साथ साथ पूरी पुलिस फोर्स आती है लेकिन वहाँ पर उन्हें ज़ोडियाक नहीं मिलता। इसके बाद ये पूरी रिकॉर्डिंग ब्रायन नाम के लड़के को सुनाते हैं जो एक मर्डर में बच गया था, लेकिन वो कहता है कि ये किलर की आवाज़ नहीं है। जिसने मुझे मारा था उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डीप थी। कुछ दिन बाद क्रॉनिकल को फिर से एक लेटर आता है जिसमें पुलिस वालों का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। साथ ही एक कोडेड मैसेज और बॉम्ब की डिटेल्स भी दी होती है। और उसी रात पॉल और रॉबर्ट ड्रिंक पर जाते हैं जिसमें सबसे पहले पॉल रॉबर्ट की ड्रिंक का मजाक उड़ाता है आयरन मैन के स्टाइल में। फिर दोनों ब्लू ड्रिंक ही पीते हैं। बातों ही बातों में रॉबर्ट बताता है कि किलर ने अपना कोड एक बुक की मदद से लिखा है और इस बुक को ज़ोडियाक अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ये सुन के पॉल के होश उड़ जाते हैं। तभी पॉल उससे पूछता है देखो इस केस से सभी लोगों को फ़ायदा है, जैसे मुझे काम मिल गया है, लेकिन तुम इतने क्यों इन्वॉल्व हो? इसमें तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। रॉबर्ट इस सवाल से थोड़ा हैरान होता है, लेकिन हमें यहाँ ये समझ आता है कि रॉबर्ट इस केस से थोड़ा ऑब्सेस्ड था। रॉबर्ट खुद की एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। देखते देखते दिसंबर का महीना आता है जहाँ पर लॉयल मानविन को उसके घर पर ज़ोडियाक का लेटर आता है, जहाँ पर लेटर में उसने लिखा था कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ और मैं शायद अपना 10वां विक्टिम ढूंढने जाऊँ। मालविन ये भी बताता है कि उसको कई बार ऐसे लेटर आए हैं और उसके घर पर कॉल भी आया था और उसके हाउसमेट ने इस कॉल को उठाया था। ऐसे करते करते अगले साल मार्च का महीना आता है 1970। हम देखते हैं कैटलिन नाम की एक लेडी रात के समय अपने छोटे बच्चे को लेकर कैलिफोर्निया के हाईवे में ड्राइव कर रही थी। तभी उसके पीछे एक कार आती है। उसमें बैठा आदमी कार रोकने का इशारा करके दिखाता है। कैटलिन कार रोक देती है। वो कहता है कि आपके कार का पीछे का टायर लूज़ है, मैं इसको टाइट कर देता हूँ। लेकिन टाइट करने की जगह वो कुछ और ही कर देता है। अब वो आदमी चले जाने के बाद कैथलीन भी निकलती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो टायर कार से निकल जाता है। फिर पीछे से वो आदमी फिर से अपनी कार से आकर कैथलीन को लिफ्ट ऑफर करता है। उस लेडी को डाउट था पर उस लेडी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो कार में बैठ जाती है। थोड़ी आगे जाने पर वो दोनों गैस स्टेशन को पार करते हैं, फिर भी वो गाड़ी नहीं रोकता। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मारने वाला हूँ और ये शॉट यहीं पे कट हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ट्रक वाला उसी रास्ते पर रुका था और कैथलीन बहुत ही ज़ोर से चीख रही थी। और यहाँ दिखता है कि ये लड़की अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गई थी। उसने अपने बच्चे को साइड में ही छुपा कर रखा था। उसके बाद काफ़ी सारे महीने चले जाते हैं। ज़ोडियाक ऐसे ही किलिंग करता रहता है और अपने लेटर्स भेजता रहता है। नहीं वो पुलिस का मजाक भी उड़ाता था और पूछता रहता था कि मेरे ऊपर कितना इनाम रखा है, यानी किसी तरह वो खुद को फेमस करवाना चाहता था। इसलिए पुलिस वाले कहते हैं, क्रॉनिकल को कहते हैं कि अब तुम इसका कोई भी लेटर नहीं छापोगे। लेट्स सी वो कैसे रिएक्ट करता है। एक दिन रॉबर्ट और पॉल क्लब में बैठे थे और पॉल कहता है कि ये किलर एक धोखेबाज है, उसे बस पॉपुलर होना है। तभी पॉल रॉबर्ट को एक जगह पर लेकर आता है और वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए थे जिसमें न्यूज़पेपर्स की कटिंग थी। और यहाँ पता चलता है कि ज़ोडियाक ये सारी की सारी चीज़ें न्यूज़पेपर से लिया करता था और लेटर में यही सारी चीज़ें छापता था, यानी वो दूसरे के किए हुए मर्डर्स भी अपने नेम पर ले रहा था ताकि लोग उससे डरें। इतना ही नहीं, वो फिर उसे एक पैम्पलेट दिखाता है। ज़ोडियाक नाम की एक वॉच की कंपनी है
जिसमें ज़ोडिया का लोगो भी हूबहू से मिलता जुलता है, यानी ज़ोडिया ने ये लोगो भी कॉपी किया हुआ था। और ये सारी चीज़ें पॉल ने खुद की इन्वेस्टिगेशन करते हुए ढूंढी थी। अब देखते ही देखते कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं।